इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि रिकू एक ऐसा लड़का है जो कि एक डीमन फैमिली के साथ रहता है। वो भी एक डीमन है, मगर वो सिर्फ अपनी डीमन पावर्स को रात में ही अवेकन कर सकता है। शुरू में रिकू डीमन नहीं बनना चाहता था क्योंकि उसे इंसानों के साथ रहना अच्छा लगता है। न्यूरहिन जो कि रिकू के ग्रैंडपा है एंड न्यूरा क्लैन के सुप्रीम लीडर भी, वो चाहते थे कि उनका ग्रैंडसन ही उनका अगला लीडर बने। और ऐसा होता भी है क्योंकि अपने अपोनेंट को हराने के लिए एंड अपने दोस्तों को बचाने के लिए रिकू अपने ह्यूमन फॉर्म को मर्ज करता है अपने डीमन फॉर्म के साथ एंड फिर फाइट करता है अपने उसी अपोनेंट के साथ ही हमें न्यूरहिन की बैक लाइफ के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल याकाई होते हैं एंड सुप्रीम लीडर न्यूरा क्लैन का भी। साथ ही वो एक प्रिंसेस को बचाते हैं एक बेहद ही खतरनाक डीमन से, और वही डीमन प्रेजेंट में भी इस क्लैन के लिए खतरा है। पास्ट में एक प्रिंसेस से शादी करने के बाद न्यूरहिन के ग्रैंडसन होता है रिकू। अब रिकू को और पावरफुल बनाने के लिए न्यूरहिन ने रिकू को एक नए शहर में भेजा है, जहाँ पर बहुत सारे याकाई डीमंस हैं जो कि रिकू को ही खाना चाहते थे अगर वो सही टाइम पर नहीं उठता तो। अगर आप में से किसी ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। नाउ आइए जानते हैं आगे की कहानी को। नए शहर में आने के बाद सभी डीमंस ही रिकू को देखने के बाद ये बात कर रहे थे कि रात में कैसे रिकू चेंज हुआ एक डीमन में। इसी वजह से सभी डीमंस को रिकू कमजोर लग रहा है। इनका लीडर का नाम है ओगाकापा। वो रिकू को बताते हैं अपने विलेज के बारे में। इनके हिडन विलेज का नाम है टोनो, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जापान में लोकेटेड है, और यहाँ पर रिकू को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया है। मगर रिकू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे तो बस कायोटो में जाकर हागुरामा को खत्म करना है। ना चाहते हुए भी रिकू अपने ट्रेनर से मिलता है जो कि है अमीशो, अवसीमा, रियरा, डाइहोकू एंड ओटाकू। ओटाकू सभी को ये बताता है कि रिकू को फियर समन करना नहीं आता है। इस बात को सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिकू एक याकाई होने के साथ ही न्यूरहिन का ग्रैंडसन है। मगर रिकू ये बताता है कि मुझे फियर को समन करना आता है। ओटाकू कहता है फिर प्रूफ करो। ओटाकू का सामना करते हुए न्यूरहिन को अपने ग्रैंडपा की बातें याद आती है। रिकू के पास काफी पैसे हैं मगर मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन जिसकी मदद से तुम गेम खेलते हुए ही पैसे कमा सकते हो, बिल्कुल मेरे जैसे। कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर इसे डाउनलोड करो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को ओपन करो। तुम्हारे नजर के सामने बहुत सारे गेम्स हैं। एक गेम को मैंने ओपन किया और मैंने इस पे 300 पैसे लगाए। अब जितना ज्यादा रॉकेट ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मैं इस प्रॉफिट हुए पैसे को बड़े ही आसानी से निकाल सकता हूँ। तो तुम भी मेरी तरह गेम खेलते हुए अर्न करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। दिल को शांत और साफ रखना ही मकुयोशी टेक्निक है। रिकू कोशिश करता है और वो फियर को समन करके गायब हो जाता है। सभी लोग इसे देखकर हैरान हो रहे हैं क्योंकि रिकू ने फियर को सक्सेसफुली समन कर लिया है। फिर ओटाकू दिखाता है फियर को कैसे समन किया जाता है। इतना कहने के साथ ही ओटाकू अपने टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से रिकू का फियर टेक्निक फेल हो जाता है। अपने फियर को अपने वेपन में कॉन्सेंट्रेट करने के साथ ही ओटाकू अटैक करता है ट्री पर, जिसके वजह से काफी सारे ट्री कट जाते हैं। साथ ही रिकू को भी इंजरी होता है। ओटाकू ने अभी फियर को फियर से ही खत्म किया है। याकाई के इतिहास ने याकाई को एंटी फाइटिंग टेक्निक का यूज करने का मौका दिया है और टोनो विलेज में इस टेक्निक को पोजीशन कहा जाता है। ये आयकाशी का अगला लेवल है। इसके बाद ही रिकू इस एबिलिटी को खुद को सिखाने के लिए ओटाकू को कहता है। दूसरी तरफ एक कायोटो याकाई जिसका नाम है किडोमारू अपने 2 साथियों के साथ टोनो विलेज में आ चुका है। ये सभी एक मिशन पे आए हैं ताकि वो ओगाकापा से ये पूछ सके कि क्या वो हागुमारू के साइड को ज्वाइन करना चाहते हैं। किडोमारू ये भी बताता है कि कैपिटल का शील्ड अगले 2 हफ्तों में टूट जाएगा, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। ओगाकापा मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही न्यूरहिन की मदद कर रहा है। किडोमारू ये बोलकर आगे बढ़ जाता है कि हम फिर आएंगे। आगे जाते हुए किडोमारू रिकू को रिवर के पास देखता है। किडोमारू रिकू के फेस को जानता है। वो रिकू के फेयर एबिलिटी को खत्म करने का कोशिश करता है, मगर ये बात किडोमारू को भी पता है कि रिकू कमजोर नहीं है। रिकू से किडोमारू पूछता है कि क्या तुम प्रिंसेस के बेटे हो। किडोमारू ये फील करता है कि ये 400 साल का तो नहीं है, शायद से ये न्यूरहिन का ग्रैंडसन है। इसलिए किडोमारू रिकू को ये बताता है कि वह जल्दी ही कैपिटल पर कब्जा कर लेंगे और नूरा फैमिली को खत्म कर देंगे। किडोमारू ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा सर काट के हागुरामा को दूंगा और तुम्हारा धर तुम्हारे ग्रैंडपा को वो भी गिफ्ट करके। एक और याकाई हमला करता है रिकू पर वक्त रहते ही ओटाकू आकर उसका हाथ ही काट देता है। ओटाकू ये कहता है कि तुम्हें बहुत ही मुश्किल होगा अगर तुम हमारे रास्ते में आते हो तो। रिकू ओटाकू को बताता है कि पीछे हटो, ये मेरे लिए आए हैं। फिर रिकू अपने एक टेक्निक कायोकाई सुगेत्सु का यूज करता है। इस टेक्निक की वजह से रिकू का फियर अनडिटेक्टेबल हो जाता है
फिर वही आर्म कटा हुआ याकाई हमला करता है फिर से अपनी पूरी पावर के साथ, मगर उसका हाथ रिकू के बॉडी से पास कर जाता है एक स्मोक के जैसे। वो कई बार अटैक करता है रिकू पर, मगर हर बार ही उसका अटैक फेल होता है। वे सभी रिकू को देख पा रहे हैं, मगर उनके अटैक रिकू पर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। फिर रिकू अटैक करता है तो उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो विलेज के फियर बैरियर को ही काटता है। न्यूरेन क्लैन एक ऐसे याकाई होते हैं जिनके फ्लावर्स रिफ्लेक्ट करते हैं पानी पर, एंड वह चांद होते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं। रिकू उन्हें बताता है कि यह इन्वोकेशन कायोकाई शिकेत्सुका एक ऐसा याकाई जो कि इल्यूजन्स एंड ड्रीम को कंट्रोल करता है, और इनका फियर जितना किरोमारू ने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा होता है। अब रिकू अटैक करे कि उससे पहले ही किडोमारू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसे आइस में जमा देती है रियरा, जिसे निकलना किडोमारू के लिए मुमकिन नहीं है। एंड अगर किडोमारू को बाहर निकलना है तो उसे माफी मांगना पड़ेगा सभी से। मगर किडोमारू आसानी से ही आइस को ब्रेक करके बाहर निकल आता है। वो बताता है कि मुझे टोनो को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, मगर मैं याद रखूंगा कि तुमने नूरा क्लैन को सपोर्ट किया है। हागुरामा का एडवाइजर उसे ये एडवाइस करता है कि कैसे ह्यूमन लिवर से पूरी पावर को निकाला जाए। वो ये भी बताता है कि 5th सील ब्रोकन हो चुका है, वो भी आज ही के दिन। हमें पता चलता है कि पूरे 8 सील्स होते हैं अलग अलग जगह पर, जो कि एक कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इन सील्स को मास्टर टेनका ही कंट्रोल करते हैं, और ये सील ईडो कैसल के कंस्ट्रक्शन के वक्त ही लगाए गए थे। और इस सील एंड इस फॉर्मेशन के वजह से ईडो कैसल को किसी भी तरीके का परेशानी नहीं हुआ। और हागुरामा ने इस टाइम पीरियड को 400 साल किया हाइमोटो के पावर के वजह से, जो कि 13th एयर ऑफ केकन क्लैन है। सभी सील सर्कल के फॉर्म में है एंड बहुत ही पावरफुल है, और इन सभी सील को स्पाइरल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड इसी वजह से हागुरामा ने अनियोजी पर अटैक किया, और उन्हें हराने के बाद उसने पहले सील के इलाके में ही अपना कैसल बनाया। रिकू, जिसने कायाटो याकाई के पावर्स को देख लिया है, अब वो ट्रेनिंग के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड है। रिकू के पास काफी ज्यादा अच्छा फियर एबिलिटी है, मगर उसे उसका इन्वोकेशन को कंट्रोल करने के साथ ही यूज करना अभी पूरी तरह से नहीं आता है, जो कि वो इस ट्रेनिंग में सीखेगा। एक दिन जब रिकू ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके पास अवसीमा आता है एक बुरी खबर लेके। वो बताता है कि अनियोजी की जान खतरे में है, और जल्दी ही कायोटो हागुरामा के कंट्रोल में होगा। इसी वजह से रिकू को अब अपने फ्रेंड यूरा को मरने से बचाना है। इसलिए रिकू आगा कापा के पास आता है परमिशन मांगने के लिए, ताकि वो यहाँ से जा सके। रिकू की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो ये भी बताता है कि वो हागुरामा से मिल चुका है बचपन में, जब उसने उसके फादर को मारा था, और उसके बाद ही नूरा क्लैन कमजोर हो गया। रिकू कायोटो जाना चाहता है ताकि वो उसे आखिरी बार देख सके। वो अपनी किस्मत को बदलने वाला है। जाने से पहले रिकू ये पूछता है कि क्या कोई उसे ज्वाइन करना चाहेगा। सभी ही मना कर देते हैं, मगर रिकू के ट्रेनर्स उसके साथ जाएंगे। ट्रेनर्स ये बताते हैं कि हम ऐसे किसी के साथ भी नहीं जाते हैं, हम सिर्फ उसी के साथ जाते हैं जो कि हमें अच्छे से बुलाता है और हमारे भरोसे लायक होता है। क्योंकि रिकू भरोसे के लायक है, इसलिए वो उनके साथ जाएगा। अपने पावर्स को बढ़ाने के साथ ही रिकू अपने सभी मेंबर्स के साथ पहुंच जाता है मैंसन के पास। रिकू के ग्रैंडपा उससे ये पूछते हैं कि तुमने कुछ अच्छा सीखा कि नहीं। ऐसा कहते हुए न्यूरिन आगे बढ़ता है, अटैक करता है अपने ही ग्रैंडसन पर, मगर इस अटैक से रिकू को कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से न्यूरिन इम्प्रेस्ड है। वो अलाउ कर देता है रिकू को कायोटो जाने के लिए, ये कहते हुए कि वहां से मेरे लिए कुछ स्वीट्स लेकर आना। रिकू ये बताता है जब मैं वापस आऊंगा तो मैं 3rd एयर होऊंगा नूरा क्लैन का। न्यूरिन रिकू को हाइपमोरो को मिलने के लिए कहते हैं, साथ ही वो एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एयरबेस को तैयार करता है, जिसका यूज करके रिकू कायोटो तक जाएगा। इस शिप का नाम है ट्रेजर शिप। जब सुबह होती है और सन निकलता है तो सभी को लगता है कि वो वापस से अपने डिमन फॉर्म को खोने वाले हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसकी मेन वजह होती है बड़ी सी टोर्नेडो की तबाही, जो कि हागुरामा ने शुरू किया है, वो भी हर एक सील पर, और अभी सिर्फ एक ही सील को तोड़ना बाकी है। हागुरामा बड़ी आसानी से वेट कर रही है सभी के आने का। रिकू अपने सभी मेंबर्स के साथ कायोटो पहुंचने के बाद ये सभी चले आते हैं ट्रोरियल रेबलेट के पास। सभी लोग ही आगे गेट से बढ़ रहे हैं तो इन्हें एक स्ट्रेंज बंदा मिलता है, जिसे ये पता है कि रिकू कौन है। रिकू इस पर्सन को पहचानता है एक अनियोजी कहकर, और इस पर्सन के पास रियूजी एंड मेमोरो भी है। मेमोरो ये जानना चाहता है कि ये अनजान लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वहीं पर वो अटैक भी करता है। यह अटैक रिकू पर नहीं था, बल्कि उस याकाई पे था जो कि इनके पीछे आ रहा था। इसके बाद ही रियूजी भी अपने स्पेल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से अटैक होता है और वो टोर्नेडो भी गायब हो जाता है। और इसके वजह से रियूजी टूटे हुए सील को वापस से जोड़ने में कामयाब होता है। पर्सन बताता है कि 8 सील के वजह से कभी भी कायोटो पीसफुल नहीं हो पाएगा। ये स्ट्रेंजर खुद को इंट्रोड्यूस करता है हाइपमोटो नाम से। रिकू हाइपमोटो से पूछता है कि वो कैसे फेट ऑफ चेन को ब्रेक कर सकता है। नाटो एक याकाई है जो कि रिकू के साथ आया है। उसे ये याद आता है कि हाइपमोटो वो अनियोजी है जो कि 400 साल पहले
न्यूरोहिन के साथ मिलकर हाकुरामा से लड़ चुका है। और इतना ही नहीं, उसने ही स्पाइरल बैरियर्स को क्रिएट किया था। हाइपमोटो ये बताता है कि अंदर जाने के लिए तुम्हें सभी सील को 1 बाय 1 करके तोड़ना पड़ेगा। वो ये भी बताता है कि पावरफुल आयाकाशी हर एक सील में लॉक्ड है, हर एक लोकेशन पर, और अभी वो बदल चुके हैं सील पिलर में जिनकी रक्षा केकिन क्लैन करते हैं। वो भी हर एक लोकेशन की चेन ऑफ फेट को खत्म करने के लिए रिकू को केकिन क्लैन को ज्वाइन करना पड़ेगा और सभी ही सील को उनके असल जगह पर रखना पड़ेगा। इस काम को हाइपमोटो को ही करना है, मगर क्योंकि वो मर चुका है इसलिए अब ये काम रिकू को ही करना पड़ेगा। साथ ही हागुरुमा अब निंजा कैसल में एंटर करने के लिए तैयार है और यह भी कहा जा रहा है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है जो कि ट्रू इविल होगा। तो इसीलिए बच्चे के जन्म लेने से पहले ही इन्हें सभी पिलर्स को रीसील करना पड़ेगा याकाई ओरा को रोकने के लिए। ये मदद लेंगे हैगन एंड मैनिक्यूरा मारू का। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग याकाई बढ़ रहा है अपने आगे आने वाले सभी छोटे छोटे याकाई को खत्म करने के साथ ही। इस याकाई का नाम है सुचाई, जिसके पास 4 हाथ है और बहुत ही तेजी से यह आगे बढ़ता है। सुचाई रिकू के पास चला आता है ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने के लिए आया हूँ। सुचाई सभी ट्रेनर्स को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, इसलिए रिकू भी अपने सभी ट्रेनर्स को पीछे हटने के लिए कहता है ये कहते हुए कि इससे मैं लड़ूंगा। सुचाई अटैक करता है मगर रिकू अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जो कि है कायोकैस वाइसु, जिसे टोनो में ही मास्टर कर लिया है रिकू ने। सुचाई का दूसरा अटैक रिकू के फियर को हटाने में कामयाब होता है। वो हमला करता है अपने किक से जिसके वजह से रिकू आसमान में उड़ता है, उसके मुंह से खून तक आता है। रिकू का फियर अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है सुचाई के सामने। बाकी सभी ट्रेनर से रिकू को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर सुचाई का ध्यान तो सिर्फ रिकू पर है। अपने दोनों ही हाथों का इस्तेमाल करते हुए सुचाई अटैक करता है रिकू पर, जिसके वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें लगती हैं। सभी को ये तक लगने लगता है कि अब रिकू नहीं बच पाएगा। रिकू को बचाने के लिए यूरा आगे बढ़ने की कोशिश करती है मगर उसे हाइपमोटो रोक देता है ये कहते हुए कि सुचाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये उन चुनिंदा याकाइज में से है जो कि सेंचुरी पहले मर चुके थे मगर ये बच गया। और हाइपमोटो ने अपने दिमाग का यूज करते हुए इसे सुला दिया। साथ ही हाइपमोटो को ये पता था कि सुचाई कभी भी 400 साल के लिए तो सील नहीं हो सकता है। सभी को ये लग रहा है कि सुचाई किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बहुत देर तक रिकू को सुचाई पीटता है और सभी को ये लगने लगता है कि अब रिकू मर चुका है एंड इसलिए सुचाई भी ये सोचता है कि अब मैं किसे खत्म करूं। सुचाई फैसला करता है कि वो वाइकावा से लड़ेगा। वाइकावा भी सुचाई से लड़ना चाहती है क्योंकि उसने रिकू की बहुत ही खराब हालत की है। सुचाई अपने पावरफुल फिस्ट से अटैक करता है। उसे रोकने की कोशिश करती है वाइकावा अपने आइस विंड मैजिक से, बट वो सुचाई का कुछ भी नहीं कर पाती है जिसके वजह से उसे अटैक लगता है। वो अभी आसमान में उड़ रही है, गिरने से पहले ही उसे रिकू बचा लेता है जिसके वजह से उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। बेहोश होने से पहले वाइकावा खुश है कि रिकू जिंदा है। वाइकावा की ऐसी हालत को देखकर रिकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके आंखों में खून आ जाता है। वो ये सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड्स की ऐसी हालत करने की। अगर इसे 100 डीमंस ऑफ नाइट परेड को खत्म करना है, रोकना है, तो इसे मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहीं पर सुचाई इम्प्रेस्ड है कि रिकू अब भी जिंदा है। खुद की बुरी हालत होने के बाद भी अपने फियर एबिलिटी का यूज करते हुए रिकू आगे बढ़ता है, जहाँ पर सभी उसके फ्रेंड्स एंड ट्रेनर्स देख रहे हैं उसे। सभी को पता चलता है कि रिकू का याकाई ओरा खत्म हो चुका है। वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है मगर अपनी फ्रेंड्स के हालत का बदला लेने के लिए वो अब भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी लोग ही रिकू को रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि सुचाई एक ऐसा डीमन है जिसके दिल में डर नहीं है, उसे फियर फील होता ही नहीं है और वो अकेला ही नाइट परेड को खत्म कर सकता है। मगर शॉकिंगली रिकू ने सुचाई के एक उंगली को काट दिया है। सभी लोग ही हैरान हैं कि कैसे रिकू ने यह किया। हमें पता चलता है कि रिकू ने एक टेक्निक का यूज किया है जिसका नाम है निनिक्यू मारू। और अब जब सुचाई अटैक कर रहा है तो लग रहा है कि उसके अटैक काम नहीं कर रहे हैं रिकू पर। रिकू जी जान से सुचाई पर अटैक कर रहा है मगर अगर वो हारता है तो उसके सभी ट्रेनर्स एंड फ्रेंड्स चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुचाई के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो अकेले ही नाइट परेड को खत्म कर सकता है एंड उसकी फियर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सुचाई रिकू पर हमला करने के बाद अपने फिंगर को सही करने के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। रिकू भी यह ठान चुका है कि वो सुचाई से नहीं हार सकता है, इसलिए भी क्योंकि वो एक कमांडर है। वहीं पर सुचाई को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों रिकू को नहीं खत्म कर पाया। बट किस्मत रिकू के साथ नहीं है क्योंकि वो अभी ह्यूमन फॉर्म में है तो वो चाह कर भी हमला नहीं कर सकता है और ह्यूमन फॉर्म की कमजोर बॉडी के वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर रिकू की हालत को ठीक करने के लिए उसे मलहम पट्टी किया जाता है। साथ ही रिकू को जिंदा देखकर सभी लोग खुश है। हमें फिर रिकू के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिकू के पास हागुरोमा आती है ये बताते हुए कि तुम्हारे पापा ने एक ह्यूमन से शादी की और तुम्हारे ब्लड को मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ मगर मुझे यकीन है कि न्यूरोहिन का ब्लड तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर का डीमन एक ना एक दिन जरूर जागेगा।
मगर मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आई हूँ। इसलिए वो अटैक करती है रिकू पर, बट रिकू के पापा आकर रिकू को तो बचा लेते हैं, मगर उनकी जान इसमें नहीं बचती है। रिकू आगे बढ़ता है तो वो अपनी माँ को देखता है जो कि रो रही है। रिकू को समझ नहीं आता है कि उसकी माँ क्यों रो रही है। अगले ही पल रिकू फाइट करने लगता है सुचाई से, मगर इस बार उसके एक भी अटैक, उसका स्वॉर्ड भी सुचाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। मगर ये सभी ही बुरा सपना होता है। रिकू उठता है तो वो अपने सामने जुकी को देखता है। जुकी ये बताता है कि वो उसकी ट्रेनिंग के लिए आया है, मगर रिकू ये बताकर आगे बढ़ने लगता है कि मुझे फाइट करने के लिए जाना है। मगर वो आगे बढ़ते ही उसे फील होता है जुकी के फियर का, जिसके वजह से वो रुक जाता है। जुकी का फियर एबिलिटी, उसका टेक्निक इतना ज्यादा इंटेंस एंड पावरफुल है कि उससे रिकू बुरी तरह से डर चुका है। वो पैनिक कर रहा है। जुकी रिकू को ये बताता है कि तुम सिर्फ अटैक को डॉज कर सकते हो और री अटैक कर सकते हो, मगर तुम्हारी स्वॉर्ड की रियल पावर को तुम अब तक अवेकन नहीं कर पाए हो। जुकी ये कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा न्यूरोहिन से, एंड अभी जो तुम हो उससे। जुकी के पीछे कोई है जो कि ये कहता है कि ये बच्चा ऐसे नहीं समझेगा। इसलिए जुकी ये ऑर्डर करता है कि रिकू अपना स्वॉर्ड निकालो, ये बताते हुए कि तुम्हें मास्टर बनने से पहले 100 डीमन का मास्टर बनने के लायक होना पड़ेगा। रिकू कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही उस पर अटैक होता है। दूसरी तरफ हैकुरुमो ने लास्ट सील को भी तोड़ दिया है। जुकी की इस तरह की इंटेंस फियर को देखकर रिकू पूरी तरह से हैरान है। जुकी यह कहता है कि मेरे फियर को काटने की कोशिश करो, इसके लिए तुम्हें अपने फियर को मुझसे भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वह यह भी कहता है कि एक परेड की पूरी स्ट्रेंथ उसके लीडर की स्ट्रेंथ ही डिसाइड करती है। तो एक पावरफुल परेड को कामयाब करने के लिए तुम्हारी ताकतों को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए तुम्हें खुद को एंड तुम्हारे ग्रैंडपा से भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उन्हें, और तुम्हें खुद को भी सरपास करना पड़ेगा। मगर रिकू ये बताता है कि एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन भी हूँ। जो कि यह कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे ट्रेनिंग में तुम एक ह्यूमन बनकर ही ट्रेनिंग करोगे। वो ये भी रिवील करता है कि नूरा क्लैन का स्ट्रॉन्गेस्ट एरा तब था जब उसका फादर लीडर था, और उसका फादर भी हाफ ह्यूमन ही था। हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा कि ह्यूमन इंसान कमजोर होते हैं, तुम जो हो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग बनना दूसरा कदम है। इसके बाद ही एक पर्सन अटैक करता है रिकू पर, जिसने पहले ये कहा था कि ये बच्चा ऐसे नहीं समझेगा। रिकू पूरी कोशिश करता है दो याकाई से फाइट करने की, दो याकाई को रोकने की, मगर कमजोर होने की वजह से वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। वो दूसरा पर्सन रिकू को खत्म करने वाला है, क्योंकि रिकू बहुत ही कमजोर है, मगर उसे ऐसा करने से जुकी रोक लेता है, कहते हुए कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए कभी भी अलाउ नहीं किया था। वो याकाई मान जाता है। फिर जब रिकू आंखें खोलता है तो अपने सामने जेन को पाता है। जेन ने ही रिकू के सभी घावों को ठीक किया है अपने मेडिसिन का यूज करते हुए। जेन ये बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सभी इंजरीज को ही ठीक करने के लिए आया हूँ। रिकू माफी मांगता है कि वो कमजोर है, इसके वजह से जेन उसे एक पंच करता है, ये कहते हुए कि तुम सुप्रीम कमांडर हो, तुम जो चाहो तुम वो कर सकते हो। और हाँ, जो कि ट्रेनिंग के लिए जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है जब सन निकलेगा। यहीं पर रिकू ये सोच रहा है कि वो दो टेक्निक्स क्या हो सकते हैं। जेन फिर अपने परिवार की कहानी सुनाता है कि कैसे जब वो नूरा क्लैन से फाइट करते थे तो वो अपने विंग्स को बाहर निकालते थे। फिर जेन अपने जहरीली पंखों को बाहर निकालता है, और यही जेन का फियर है। वो चाहता है कि वो रिकू के लिए अपने इस फियर का यूज करे। रिकू भी थैंक यू कहता है, क्योंकि जेन की सभी बातों सुनने के बाद रिकू इनकरेज हो चुका है फाइट करने के लिए, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए। जब सूरज निकल गया तो जुकी वेट कर रहा है कि कब रिकू फॉरेस्ट से बाहर निकल कर आएगा। जुकी पीछे घूमता है तो उसके सामने रिकू होता है। रिकू यहाँ पर आया है ये जताने के लिए कि वो भगौरा नहीं है और वो ट्रेनिंग करेगा। दिन भर ट्रेनिंग करने के बाद वो उस रात को बड़े ही अच्छे से खाना खाता है। रिकू के दिमाग में उस स्वॉर्ड के बारे में चल रहा है जो कि सुचाई को खत्म करने के काबिल है। ये ट्रेनिंग दिन में ही होती है, क्योंकि उसी वक्त ही रिकू ह्यूमन फॉर्म में होता है। मगर तभी वहाँ पर बहुत सारे याकाई चले आते हैं। रिकू ये मानता है कि ये उसके ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, मगर ये सभी याकाई तो रिकू को खत्म करने के लिए आए हैं। रिकू आगे बढ़ता है और याकाई को खत्म भी करता है। रिकू जेन को यहाँ से भागने के लिए कहता है, मगर जेन ये बताता है कि वो रिकू के साथ रहकर ही उसकी मदद करेगा और लड़ेगा भी। अब कुछ देर तक एक दूसरे में काफी बहस करने के बाद रिकू मान जाता है कि जेन उसके साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ जुकी भी कैबिन के लिए रवाना हो चुका है। जाते हुए वो ये सोच रहा है कि मुझे पता है कि न्यूरहिन की वजह से रिकू ने टोनो में ट्रेनिंग की, और इसी वजह से ही उसने सुचाई के सभी अटैक्स को काउंटर एंड डिफेंड किया। मगर उसे अभी अपने बारे में पता करना बाकी है। उसे ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस किसी भी परिस्थिति में आसानी से ही अडेप्ट कर जाते हैं, क्योंकि जुकी भी पहले एक ह्यूमन रह चुका है तो उसे इस बात का अंदाजा है। रिकू ये शुरू से ही मानता आया है कि ह्यूमन कमजोर होते हैं, एंड यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मुझे याद है सेकेंड ईयर का जब हम सभी ही बहुत ही स्ट्रांग थे, क्योंकि हम भरोसा करते थे रिकू के पापा पर जो कि ह्यूमन थे। उनकी ह्यूमन थिंकिंग पर हम यकीन करते थे।
आगे बढ़ते हुए जुकी यह चाहता है कि रिकू एक टेक्निक का यूज करे जिसके वजह से वो अपने फियर एबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ रिकू बहुत ही ज्यादा थक चुका है याकाई से लड़ते हुए कैबिन में, क्योंकि याकाई बहुत ही ज्यादा है। रिकू की मदद करने के लिए जेन अपने जहरीले पंखों को निकालता है और उससे अपनी फियर एबिलिटी को आगे करता है, जो कि आगे जाकर रिकू के ही स्वॉर्ड में समाने लगती है और बहुत सारे पावर्स होने की वजह से रिकू का स्वॉर्ड भी वाइब्रेट करने लगता है। और इस फियर से भरे हुए स्वॉर्ड में इतनी ज्यादा पावर थी कि एक स्लैश करने पर ही याकाई के साथ ही पूरे कैबिन को ही रिकू ब्लास्ट कर देता है। और पास ही में ही जुकी था, जो कि रिकू के इस इंटेंस एंड इविल फियर को देखकर हैरान है और कुछ भी नहीं कह पा रहा है। उसके आसपास सभी याकाइस गिरने लगते हैं और रिकू ये पूछता है कि क्या यही वो टेक्निक है जो तुम मुझे सिखाना चाहते थे। जेन, जो कि इस मूव का यूज करके बुरी तरह से थक चुका है, उसे अपने पिताजी की बातें याद आती थी। उन्होंने कहा था कि अपने पंखों को फैलाओ 100 डीमंस के परेड को सपोर्ट करने के लिए, और यही पावर है नूरा क्लैन की। जुकी को यहीं पर याद आता है कि औरों पर भरोसा करो ताकि वो तुम पर भरोसा करे एंड मिलकर अपनी पावर्स को बढ़ाओ। यही हिडन टेक्निक था लॉर्ड ऑफ द नाइट 100 डीमन परेड का, जिन्हें इक्लिप्स कहा जाता है। दूसरी तरफ कोटोनो मेंबर्स वेट कर रहे हैं अपने अगले मूव का। वह सभी ही बुरी तरह से घायल थे, मगर रिकू को देखकर उनको एक नई पावर का एहसास हुआ। दूसरी तरफ वैकाबा अब भी सुचाई के कैद में है, क्योंकि सुचाई ये चाहता है वो वापस से रिकू से फाइट करे, इसलिए भी क्योंकि सुचाई को रिकू इंटरेस्टिंग लगा। तभी रिकू अपने मेंबर के साथ इसी प्लेस पर चला आता है। गायब होने के साथ ही रिकू अपेयर होता है वैकाबा के पीछे उसे बचाने के लिए। रिकू सुचाई को ये बताता है कि इस बार मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। वैकाबा भी रोते हुए ये बताती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वैकाबा पीछे नहीं हट सकती है, वो मदद करेगी रिकू की, क्योंकि वैकाबा ये नहीं चाहती थी पिछली बैटल में जैसा हाल रिकू का हुआ वो फिर से हो। रिकू वैकाबा को ये बताता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे बचाने की, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे तुम्हारे दिल, दिमाग, शरीर और तुम्हारी आत्मा की सपोर्ट की जरूरत है। इन बातों को सुनकर वैकाबा भी मदद करती है रिकू की। वैकाबा के साथ जुड़ने के बाद रिकू को भी एक नई पावर का एहसास होता है। रिकू के स्वॉर्ड के पास अब आइस की भी पावर है, साथ ही उसमें वैकाबा के फियर भी है। अपने एक ही स्लैश से रिकू सुचाई के एक आर्म को जमा देता है एंड जमाने के साथ ही वो उस आर्म को भी खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हुए अपने इस नए मूव को रिकू नाम देता है इक्विप पिंक ब्लॉसम अंडर द स्नो। सुचाई भी यह सोचता है कि अगर अब मैं सीरियस नहीं हुआ तो मैं मारा जा सकता हूँ, इसलिए रिकू को फंसाने के लिए सुचाई एक बैरियर बना देता है रिकू के आसपास एंड उसमें अभी रिकू है। साथ ही सुचाई बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि रिकू 1000 सालों में उसका पहला एक ऐसा ओपोनेंट है जिसने उससे सीरियस होने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पर जेन एंड वैकाबा भी चले आते हैं रिकू की मदद करने के लिए। नाइट परेड को रोकने के लिए सुचाई को रिकू को खत्म करना पड़ेगा। सुचाई ये कहता है कि ये तो बस 3 है 100 में से, मगर सुचाई रॉन्ग होता है, क्योंकि वहीं पर चले आते हैं इटाकू, अमीशो एंड ओसीमा, यानी कि टोनो स्ट्रेंथ बनेंगे रिकू की। रिकू खुश है कि बाकी लोग उसे अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मगर रिकू को ओसीमा का फियर नहीं पता है, इसलिए वो अभी उसकी मदद नहीं चाहता है। फिर ओटाकू अकेले ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है ताकि बाकी लोग टोनो को ये बता सके कि हिडन टेक्निक का यूज कैसे किया जाता है। टोनो की स्किल्स को देखने के बाद रिकू भी अमेज एंड सरप्राइज है, इसलिए रिकू ओटाकू के फियर एंड उसके पावर का यूज करना चाहता है। ओटाकू इस बात के लिए नहीं मानता है, क्योंकि आज तक वो किसी के भी पीछे नहीं खड़ा हुआ है, मगर उसे रोकते हुए रिकू ये बताता है कि मैंने तुम्हारे टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इस बात को सुनते ही ओटाकू मान जाता है उसके ब्लेड में अपनी पावर को इंजेक्ट करने के लिए, साथ ही अपने फियर का भी उसे यूज करने देने के लिए। सुचाई, जो कि पूरी तरह से सीरियस हो चुका है, वो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी की पावर निकालने लगता है। अपने हाथ को वो आगे बढ़ाता है रिकू की तरफ ताकि वो उसे अपने हाथों से ही कुचल सके, मगर वक्त रहता ही रिकू जंप करता है। जंप करने के साथ ही वो अटैक भी करता है सुचाई पर, और इसी अटैक की वजह से सुचाई बीच से ही कट जाता है और सुचाई का फियर बाहर निकलने लगता है। सभी लोग ही इस नज़ारे को देखकर हैरान हैं। दूसरी तरफ हागुरामा बढ़ देने के लिए तैयार है, मगर तभी ही वो इंटरप्ट होती है एक वॉइस से, इसलिए वो उस वॉइस का पता करने के लिए कहती है, मगर इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर चले आए हैं न्यूरेहिन, वो भी अपने गोल्डन एज के फॉर्म में। ये वही है जिनका सामना हागुरामा ने 400 साल पहले किया था। हागुरामा अपने टेल से अटैक करने की कोशिश करती है न्यूरेहिन पर, मगर न्यूरेहिन बड़े ही आसानी से उसे अपने तलवार के नीचे ले आता है। न्यूरेहिन ये पूछता है कि क्या तुमने ही सेकंड ईयर को खत्म किया था, बट हागुरामा न्यूरेहिन के पकड़ से निकलते हुए यह कहती है कि अंधकार ही दुनिया पर राज करेगा और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। यहीं पर न्यूरेहिन भी यह कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मारने की मुझे कोई जरूरत है, ये काम मेरा पोता ही करेगा, इसलिए मैं ये काम उसी पर छोड़ता हूँ। न्यूरेहिन कुछ और बोले कि उससे पहले ही उन पर अटैक होता है हागुरामा के ही किसी डीमन से, एंड वहाँ पर बहुत सारे डीमंस भी चले आते हैं। न्यूरेहिन को भी यह लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे, मगर वक्त रहते ही करासु वहाँ पर चला आता है, वो न्यूरेहिन को यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ रिकू से सुचाई यह कह रहा है कि
अपने पूरी जिंदगी में उसने किसी के आगे भी घुटने नहीं टेके। सुचाई एक मिस्टीरियस कायोटो याकाई रहा है जिसके बारे में सभी ही बात करते थे। वो एक आयाकाशी भी है, एक इंसान होने के साथ ही जिसने डार्कनेस पर रूल किया, वो भी कायोटो पर हजारों साल पहले। एक अनियोजी होने के साथ ही सुचाई फिर अपने हेड को सील अप कर लेता है और वो ये कहता है कि मैं उसका वेट करूंगा जब तक वो पैदा नहीं होता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। और इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। रिकू जीत तो गया है मगर उसे जीता हुआ लगता नहीं है। रिकू के सामने ही एक कैसल पर स्टॉर्म आ चुका है। किरीमारू अपने डीमन से कहता है कि जाकर न्यूरोहिन की खोज करो, क्योंकि अपनी इंजरी की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर वो चूजी जो कि एडवाइजर है हागुरोमो की, उसे हागुरोमो के लेबर के बारे में बताता है। किरीमारू को तभी को ये बताता है कि रिवर स्ट्रीट को नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस ने कब्जा कर लिया है और उनका सुप्रीम कमांडर रिकू है। इसके बाद ही जिस कैसल में हागुरोमो था वो एक स्पेल की वजह से पूरी तरह से ही तबाह होने लगता है। फिर वहाँ से हागुरोमो ऊपर आती है एक अजीब से स्ट्रक्चर के साथ ही, एंड फिर वो अजीब सा स्ट्रक्चर ही एक बेबी में कन्वर्ट होने लगता है। अब यहाँ पर अंधकार, बुराई और नफरत का बेटा जन्म लेने वाला है और इस बात से चूजी काफी ज्यादा खुश है। अभी तक हागुरामा के लिए सभी चीजें ही बहुत ही अच्छी हो रही है। हागुरामा ये बताती है कि बहुत साल पहले जब इंसान अपने बुरी कामों की वजह से बुरी शक्तियों से घिर चुके थे, तभी एक लड़की ने यह डिसाइड किया था कि वो इस दुनिया को अंधकार से ही भर देगी। ऐसा काला अंधकार जो कि उसके बालों एंड आंखों से भी ज्यादा काला हो। वो अपने सर्वेंट्स को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। अब क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, इसका मतलब है न्यू अभी फाइट नहीं कर सकता है। उसे पूरी तरह से कंप्लीट होना है क्योंकि वो ओरिजिनली ही एक ह्यूमन है। इस बात को जानते ही रिकू आगे बढ़ने लगता है क्योंकि यही मौका है हागुरामा से फाइट करके उसे खत्म करने का। अटैक करने के साथ ही वो सामने है हागुरामा को देखने के साथ ही रिकू को अपने बुरे सपने का सामना करना पड़ता है क्योंकि हागुरामा वही है जिसने रिकू के फादर को मारा था। हागुरामा ये मानती है कि ये फिर से न्यूरोहिन ही है जो कि उसके रास्ते में आ रहा है। हागुरामा रिकू से पूछती है कि हमेशा तुम्हारे परिवार के लोग ही क्यों मेरे रास्ते में आते हैं, एक ऐसी दुनिया बनाने के रास्ते में जहाँ पर आयाकाशी रूल कर सकते हैं। रिकू भी पूछता है तो क्या इसलिए तुमने मेरे पापा को मारा। इस सवाल को सुनते ही हागुरामा का फेस रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा है। रिकू अपने सभी तलवारों के साथ अभी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है। सुचाई जो कि हागुरामा के पीछे ही है, वो हागुरामा से रिकू से फाइट करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि न्यू का ख्याल मैं रख लूंगा। हागुरामा को ये नजर आ रहा है कि किरीमारू कैसे हार गया, मगर अपने एक ही अटैक से वो पूरे ही स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है रिकू के। हागुरामा को कोई भी डैमेज नहीं होता है। वहीं पर रिकू को किरो ये बताता है कि हागुरामा के पास जाने के बाद मुझे रिलीज कर दो ताकि मुझे अटैक करने का मौका मिले। किरो सभी 9 टेल्स पर अटैक करेगा और इस मौके का फायदा उठाकर वो अटैक कर पाएगा, मगर इस प्लान में किरो के जान भी जा सकती है। इसके लिए किरो भी तैयार है क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। फिर रिकू बहुत ही वेपन्स का यूज करते हुए अटैक करता है, मगर उसके हर एक वेपन को ही बड़े ही आसानी से तोड़ देती है हागुरामा। इस मौके का भरपूर यूज करते हुए रिकू भी पास चला आता है। हागुरामा कैन उसे वो स्टैप करता है, मगर इस हमले की वजह से हागुरामा को कुछ भी नहीं होता है उसके स्मोक टाइप ऑफ बॉडी की वजह से, क्योंकि ऐसे अटैक न्यूरोहिन भी पहले कर चुका है। इसके बाद रिकू को सामना करना पड़ता है हागुरामा के स्लाइसिंग अटैक का। इस अटैक की वजह से रिकू को बहुत ही ब्रूटल डैमेज होता है। हागुरामा फिर से अटैक करती है ताकि वो रिकू का लीवर ले सके, मगर तभी ही हागुरामा को फ्लैशबैक आता है रिकू के फादर को स्टैप करने का। इसके वजह से रिकू पकड़ लेता है हागुरामा के स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही। इससे हागुरामा भी इम्प्रेस्ड है, मगर उसे अब भी रिकू के खून एंड उसका लीवर चाहिए। रिकू ये पूछता है कि काश तुम वापस से वो लड़की बन जाती जिसे मैं जानता था। वो काफी हंसती थी। रिकू हागुरामा से उसके ह्यूमन पार्ट को वापस से जिंदा करने का कहता है। साथ ही हागुरामा बहुत बार ह्यूमन बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो चुकी है, इसलिए अब भी कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यू एंड पार्ट अब भी जिंदा है हागुरामा के बॉडी में। इसलिए रिकू ये कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा जब ट्रीज के पत्ते गिर रहे थे। हागुरामा को फिर से फ्लैशबैक आता है जिससे वो वापस से घबरा जाती है। इन बातों को सुनने की वजह से वो इरिटेट भी हो जाती है। वो ये कहती है कि मैं हजारों बार ही रीइंकार्नेटेड हो चुकी हूँ, तो मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हागुरामा अटैक करने लगती है रिकू पर, एंड वो ये भी जानती है कि रिकू कमजोर है, इसलिए रिकू भी हारने लगता है। वो अटैक करती है स्पीयर ऑफ 4 टेल्स से, एक वेपन से रिकू को स्टैप करने के साथ ही भी रिकू हिल नहीं सकता है। वो अपने फियर का भी यूज नहीं कर सकता है। रिकू को देखने की वजह से हागुरामा को रिकू का बचपन का फेस याद आता है जो कि हर तरफ ही है, मगर वो अपने फियर के वजह से खुद को संभालती है। साथ ही बहुत ही देर हो चुका है क्योंकि न्यू
जन्म ले चुका है। रिकू अभी बात करना जारी रखता है मगर हाकुरामा तो अपने बेटे पर ही फोकस करे हुए है। हाकुरामा ये बताती है कि वो जितनी बार भी रीइंकार्नेटेड हुई है वो चाहती थी अपने बेटे को जन्म देना मगर हर बार ही वो नाकामयाब हुई है। 400 साल पहले वो अपने बेटे को जन्म देने ही वाली थी मगर न्यूरहीन की वजह से वो फिर से ऐसा नहीं कर पाई। इस याद के वजह से हाकुरामा गुस्सा होकर अटैक करती है फिर से रिकू पर। रिकू अपने डैड का नाम लेता है जिसके वजह से एक छोटी सी याद आती है हाकुरामा को। इसके वजह से हाकुरामा खुद में ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर यूरा अटैक करना चाहती है अपने शिकागामी हागन का ताकि वो हाकुरामा को सील कर सके। जिस तरह से 400 साल पहले हाइपमोटो ने यूज किया था पावर्स ऑफ एंशिएंट गॉड्स का, यूरा भी वैसे ही करती है और गॉड्स अपीयर होने के साथ ही स्पेल की वजह से अब हाकुरामा सील होने वाली है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रिकू स्लैश करता है हाकुरामा को बीच से ही और हाकुरामा देखती है रिहान को जो कि रिकू के फादर है अपने आंखों के सामने। हाकुरामा के आंखों से आंसू आते हैं। जिस बॉडी का उसने यूज किया था वो तो बस वैसल था। फिर रियल हाकुरामा अपीयर होती है। हाकुरामा का हेड दुखने लगता है क्योंकि उसका वैसल तो जा चुका है। वो चीजों से पूछती है कि तुमने मुझे लाने के लिए क्या कुछ किया। ऐसा लगता है कि चीजों ही इन सभी चीजों के पीछे था एंड उसका विश भी अब ग्रांटेड हो चुका है। सेमे ही वो थी जो कि हाकुरामा के सभी स्ट्रेंथ को ही आगे पुश कर रही थी। इसके बाद ही हाकुरामा को तकलीफ होने लगती है और सभी ही उसे देख रहे हैं। वेसल के बॉडी को रिकू लिए हुए है जो कि सिस्टर है हाकुरामा की। फिर वहाँ पर सेमे आता है जो कि न्यू ही है, एक ऐसा मैन जिसके पास सुनहरे बाल होने के साथ ही सुनहरी आंखें भी है। अपने बेटे को देखकर हाकुरामा बहुत ही खुश है। वो उसे गले से भी लगाती है मगर सिमे अपने माँ को नरक की आग में झोंक देता है। वो अपने माँ का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हजारों साल की तकलीफों के बाद उसे इस दुनिया में जन्म दिया मगर उनकी जरूरत यहीं तक थी। इसीलिए अब सीमे ट्रू लॉर्ड ऑफ द नाइट परेड बनेगा। शहर को देखकर ही सीमे बहुत ही बुरा फील करता है, डिस्गस्टिंग फील करता है। इसलिए वो अटैक करते हुए शहर को ही तबाह करने लगता है कायोटो को वापस से बसाने के लिए। सीमे जिसने अपनी माँ को खत्म किया है, इस हरकत को देखकर रिकू भी काफी हैरान है। वो पर्सन जो कि हजारों साल पहले ही मर चुका है, उसे इस दुनिया में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलने के साथ ही रिकू अपने बहन को नीचे रखता है, आगे बढ़ने लगता है। वो सीमे को खत्म करने के लिए रिकू को रोकने की कोशिश करते हैं उसके सभी आर्मी, क्योंकि अकेले सीमे को खत्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सभी के ना सुनते हुए रिकू अटैक करता है स्वॉर्ड से सीमे पर मगर उसे तो अपने एक उंगली से ही रोक लेता है न्यू, ये कहते हुए कि मुझे मारने के लिए ये काफी नहीं है। न्यू स्वॉर्ड को उंगली के दबाव से ही तोड़ देता है। रिकू को पता है रिकू भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो मगर वो न्यू के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए न्यू अपने स्वॉर्ड का समन करते हुए अटैक करने ही वाला होता है रिकू पर मगर उसके सामने उसकी बहन चली आती है। इसलिए न्यू रुक जाता है मगर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है रिकू पर मगर रिकू को बचा लेता है न्यूरहीन। वो सभी से कुछ समय मांगता है ताकि वो कोई प्लान रेडी कर सके। न्यू से फाइट करने के लिए मोस्ट पावरफुल अनियोजी चले आए हैं। वो बैरियर का काम कर रहे हैं रिकू के लिए। रिकू अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या यही मेरी बहन है, बट इस बात के लिए मना कर देते हैं न्यूरहीन, यह कहते हुए कि इसका नाम यामाबुकी है और ये आयाकाशी वाइफ थी रिहान की। मीन्स अब ये रिकू की माँ है। बहुत साल पहले यामाबुकी को अपने कैसल में लेकर आ गया था रिहान, ये कहते हुए कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। न्यूरहीन लड़की से पूछता है कि क्या तुम एक सेकंड ईयर से शादी करना चाहते हो, तुम तो एक सीधी और सुंदर हो। पर यामाबुकी मान जाती है और इस वक्त से ही रिहान का गोल्डन एज शुरू हो जाता है। बट फॉक्स के कर्स की वजह से इनका क्लैन कभी भी अच्छी हालत में नहीं रह सकता है, इसलिए रेहान भी नहीं रह पाता है और इसीलिए रेहान एंड रिकू एक आयाकाशी यानी एक ह्यूमन का, और इसी फॉक्स के कर्स की वजह से यामाबुकी 50 साल तक गर्भवती नहीं हो पाई, इसलिए वो खुद को ही ब्लेम करती थी। वो एक लेटर एंड एक यामाबुकी फ्लावर रख के वहाँ से चली गई एंड इस लेटर को जब रेहान पढ़ रहा था तभी ही उसे स्टैप किया गया था। वो फ्लावर दर्शाता है यामाबुकी के इनफर्टिलिटी को। इस फ्लावर के पास फूल तो बहुत अच्छे होते हैं मगर फल नहीं। वो इस दुनिया को अलविदा कह पाई मगर अपने सपनों को नहीं, इसलिए यामाबुकी का सोल रिबर्थ हुआ और न्यू जन्म लेने से पहले नर्क में था। और हर एक सदी में ही जब जब इंसानियत और ये दुनिया अंधकार की तरफ गई है तब हाकुरामा ने अपने बेटे को जन्म देने की कोशिश की है मगर हर बार ही नूरा फैमिली की वजह से वो नाकामयाब हुई है। न्यू इस दुनिया में तभी आ सकता था जब रेहान मरता। साथ ही सैनमोटो जो कि जीसस का फादर था, जो कि रेहान के हाथों से ही मरा था, उसे बदला चाहिए था। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। जीसस का इल्यूजनरी फेयर का यूज करते हुए वो एक लड़की को फॉर्म करते हैं जो कि होती है रिहान की बेटी। न्यू का सोल रिवर्स टेक्निक का यूज करते हुए ये कामयाब होते हैं ऐसा करने में। सैनमोटो हाकुरामा को कुछ गलत यादें देती है जिससे उसे लगता है कि वही रेहान की बेटी है। इस वजह से वो पूरी तरह से हाकुरामा की वेसल बनने के काबिल हो जाएगी, साथ ही वो मार पाएगी रेहान को। ये लड़की ये बताती है कि किसी की आवाज सुनने के बाद ही उसे ये एहसास हुआ कि वही रेहान की बेटी है एंड रिकू की बहन है। एंड इस बात का यकीन वो रिकू को भी दिला देती है रेहान के सामने। रेहान तो इस बात को शुरू में नहीं मानता है मगर लड़की को देखकर वो भी पिघल जाता है
वो हाथ आगे बढ़ाता है उसे अपनी बेटी बनाने के लिए। साथ ही यह दिन इस लड़की के लिए बहुत ही अच्छा था। रिकू किसी चीज की वजह से डिस्ट्रैक्टेड होकर आगे बढ़ जाता है एंड यहीं पर रेहान भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है यामाबुकी फ्लावर्स से। यामाबुकी फ्लावर्स को देखकर रेहान को उसकी बीवी की यादें आती है, मगर लड़की के हाथ में कुछ है। वो एक तलवार को निकाल कर रेहान को स्टैब कर देती है पीछे से। रेहान को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि ये उसने क्या कर दिया है। इसी वजह से वो खून के आंसू रोने लगती है। चीजों जो कि वहीं पर था और सभी चीजों को वो देख चुका था, इसलिए हागुरामा के तौर पे वो हंसता है, ये सोचते हुए कि इसने अभी अपने एक चाहने वाले को खत्म किया है, इसलिए अब यह हागुरामा के वेसल के तौर पे पूरी तरह से तैयार है। मगर इन सभी बातों के बाद प्रेजेंट में अब वक्त आ चुका है कि इस कहानी को खत्म किया जाए। न्यू के सामने रिकू है। न्यू बिना कुछ करे ही अटैक कर देता है। वो ये कहता है कि ये तो बस शुरुआत है एक ऐसे दुनिया की जहाँ पर सच्चाई पर राज करेगा बुराई। न्यू रेहन मुस्कुराते हुए ये पूछता है कि तो क्या तुम भी कभी ह्यूमन थे? न्यू ये बताता है कि हजारों सालों के बाद मुझे ये फॉर्म मिला है। मुझे एक ह्यूमन वेसल की जरूरत थी, मगर अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। न्यू रेहन ये बताता है कि मेरा बेटा और मेरा पोता मेरा गर्व है, क्योंकि वो एक ह्यूमन होने के साथ ही आया कासिब भी है। मगर न्यू ये वादा करता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे वंश को ही खत्म कर दूंगा। रिकू की आर्मी आ चुकी है उसकी मदद करने के लिए, मगर ये आर्मी न्यू के लिए कुछ भी नहीं है। अपने पावर का यूज करते हुए न्यू एक सूर्य की तरह चमकता है। इस अटैक की वजह से तबाही होता है और इस तबाही में बहुत से कमजोर याकाई मारे जाते हैं और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही बचते हैं। रिकू अपने नाइट परेड को यह कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे अपनी पावर्स दो। यहीं पर न्यूरेन एक और स्वॉर्ड रिकू को देता है, क्योंकि रिकू का स्वॉर्ड टूट चुका है। अपनी मॉम को कंसीव करने में हजारों साल की प्रॉब्लम दी है न्यूरा क्लैन ने, इसलिए न्यू अब न्यूरा क्लैन को खत्म करेगा और न्यू को रोकने का काम सिर्फ रिकू ही कर सकता है। इसलिए वो अपने सभी टीममेट्स के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने तलवार के साथ ही वो अटैक करने की कोशिश करता है न्यू पर, मगर न्यू का बैरियर उसे प्रोटेक्ट करता है और उसके पावर के वजह से रिकू दूर जाकर गिरता है। अपने डिमोनिक स्वॉर्ड का यूज करते हुए वो अटैक करता है, जिसकी वजह से वापस से डिस्ट्रक्शन होता है। इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि न्यूरेहन भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मगर धमाके से बाहर निकलता है रिकू बिल्कुल एक किंग के जैसे। अपनी सभी टीममेट्स को अपने पीछे उनका पावर यूज करने के लिए रखकर रिकू आगे बढ़ने वाला है। अपने परेड को कंटिन्यू करते हुए रिकू बहुत ही पास आ चुका है न्यू के। अपनी पावर से न्यू के बैरियर को तोड़ने के साथ ही रिकू अटैक करता है। रिकू के कुछ अटैक्स को तो न्यू डॉज करता है, मगर जब इन दोनों के स्वॉर्ड्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं तो एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन खत्म होने पर और धुआं हटने के बाद सभी को यह पता चलता है कि न्यू खत्म हो चुका है। रिकू फिर खुद के साथ ही अपने ग्रैंडपा और अपने पापा को एक सुंदर से ट्री के नीचे पाता है। रिकू सोना चाहता है, मगर उसके पापा उसे कहते हैं कि मत सो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, क्योंकि मेरे बेटे अब तुम्हें नूरा क्लैन को लीड करना है, तुम्हें इस क्लैन का थर्ड एयर बनना है। इतना बोलकर रेहान वहां से चला जाता है। फाइट एंड होने के बाद और दुनिया को बचाने के बाद नूरा क्लैन के सभी मेंबर्स ही अपने कैसल में चले आए हैं। न्यूरेहन अपने सभी मेंबर से कहता है कि फैमिली के कुछ मेंबर के साथ मिलकर मैंने यह फैसला किया है कि इस क्लैन को लीड करने के लिए मेरा ग्रैंडसन ही थर्ड एयर बनेगा, और इसकी पावर तो तुम सभी ने ही फाइट में देख ली है। फिर रिकू ये बोलता है कि थर्ड एयर बनने के बाद मैं किसी भी ह्यूमन को किसी भी तरह का हार्म नहीं होने दूंगा, साथ ही मैं याकाई एंड डीमंस को भी अच्छे से रखूंगा, वो भी ह्यूमंस की तरह ही रहेंगे। डीमंस, याकाई और ह्यूमंस की पावर के साथ मिलकर हम इस क्लैन को लीड करेंगे, और इस तरह से रिकू बनता है द न्यूरा क्लैन का थर्ड एयर एंड द डीमन किंग, वो भी 10,000 से भी ज्यादा डीमंस के। नाउ एंड ऑफ द स्टोरी। आज की ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताओ। अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, एंड सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करो, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो करना जरूरी है इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही। अभी के लिए तुम चाहो तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हो, एंड इस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।